रिसेंटली मलयालम सिनेमा इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है जो कि लेकर के आई है हेमा कमेटी की रिपोर्ट। हेमा कमेटी की रिपोर्ट जो कि बात करती है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल एक्टर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। उस रिपोर्ट में ये एडमिट किया गया है कि हाँ, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ें मलयालम एक्ट्रेसेस जो फीमेल एक्टर हैं वो फेस करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, वर्क प्लेस पे इनकम्फर्टेबिलिटी फेस करती है। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, जैसे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, वैसे ही बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो मलयालम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं या कर चुकी हैं, वो अपने अपने स्टोरीज को लेकर के आगे आई। उन्होंने ये बताया कि हाँ, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े हीरोज जो गॉड लाइक इमेजेस रखते हैं वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में इन्वॉल्व हैं और अक्सर वो एक्ट्रेसेस से सेक्सुअल फेवर मांगते हैं और ऐसा ना करने पर उन्हें किसी पर्टिकुलर मूवी से रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर उनके रोल को कट डाउन कर दिया जाता है, या फिर ऐसा भी होता है सेक्सुअल फेवर देने से इनकार कर देती हैं तो उन्हें इंडस्ट्री से ही कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया जाता है। कई एक्ट्रेसेस ने मलयालम एक्टर्स पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो सामने से खुलकर के सेक्सुअल फेवर की डिमांड करते हैं और कभी वो खुद को फोर्स भी करते हैं एक्ट्रेसेस के ऊपर, जैसे पीछे से हक करना, जबरदस्ती हक करना, किस करने की कोशिश करना और भी बहुत सी चीजें एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ करते हुए आए हैं। यहाँ पर इस कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को एडमिट किया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट फीमेल एक्टर्स बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि हेमा कमेटी को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या ज़रूरत थी बॉलीवुड में, मतलब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इस कमेटी को जो सेक्सुअल हरासमेंट को चेक करती है, इस तरह की कमेटी बनाने की। इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब फरवरी साल 2017 में जब मलयालम सिनेमा की एक लीडिंग एक्ट्रेस भावना मेनन को उनकी ही कार में किडनैप कर लिया गया और 25 किलोमीटर्स वहाँ पर 3-4 लोग मौजूद थे उनकी कार में किडनैप करने के टाइम में और 25 किलोमीटर से वो कार ड्राइव करते हैं और वहाँ पर भावना के साथ काफ़ी बदसलूकी की गई, उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया गया। साथ ही साथ किडनैपर से उनकी फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी बनाए जो एक्शनेबल थे। यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने एक्टर का नाम भी सामने आया था। तो जब इस तरह का इंसिडेंट मलयालम इंडस्ट्री में आया तब जाकर के मलयालम इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट को चेक करने के लिए या सेक्सुअल हैरेसमेंट की तह तक पहुंचने के लिए यहाँ पर हेमा कमेटी बनाई गई। पूरी मलयालम इंडस्ट्री को इस लिहाज से स्क्रूटिनाइज किया। हालांकि ये रिपोर्ट साल 2019 में ही बन गई थी, लेकिन फिर भी इसको पब्लिश करने में डिले किया गया कि जस्टिस हेमा ने भी इस बात को सजेस्ट, यहाँ तक कि इस रिपोर्ट को बनाने वाली जस्टिस हेमा ने भी इस बात को सजेस्ट किया था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे जाने माने नाम हैं जो अगर सामने आ जाएंगे तो वो उनकी प्रेस्टीज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, उनकी प्रेस्टीज के लिए हार्मफुल होगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद अब जाकर के साल 2024 में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है और इस रिपोर्ट में कई सारे इंसिडेंट और कई सारे नाम सामने आए हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, इसके बावजूद भी इस रिपोर्ट को कंसिडर करने में, इसको रिलीज करने में इतना डिले किया गया। और यही नहीं, अभी भी इस रिपोर्ट में बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो रिलीज नहीं किए गए। इस रिपोर्ट में टोटल 296 पेजेस मौजूद हैं और इसमें से कुछ ही पेजेस को रिलीज किया गया है। क्या गवर्नमेंट उन नामों को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर उनको शेल्टर देने की कोशिश कर रही है? क्या वो बहुत ज़्यादा बड़े जाने माने नाम है? क्या वो नाम पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से केरला की गवर्नमेंट इन नामों को पब्लिश नहीं करना चाहती है या फिर सबके सामने नहीं आने देना चाहती है? क्या केरला की गवर्नमेंट पर किसी तरह का प्रेशर है जो सब कुछ जानने के बाद में भी उस इंडस्ट्री में ऐसे नाम सामने नहीं आने देना चाहती है? हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने से बहुत सी ऐसी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस हैं जो आगे आई हैं और उन्होंने अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात की है और उन्होंने बहुत से जाने माने नामों का भी खुलासा किया है।
हालांकि इनको वैलिडेट कैसे किया जाए अभी इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन बहुत सारी मलयालम एक्ट्रेसेस ने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया है उसके बारे में यहाँ बात की है इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद। जैसे कि मीनू कुरियन जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस हैं, इन्होंने जयसूर्या जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जयसूर्या ने कई बार तो सेक्सुअल फेवर्स मांगे और कई बार खुद को कुरियन के ऊपर फोर्स करने की भी कोशिश की है, ताकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और मीनू कुरियन ने उनके इन ऑफर्स को डिनाई कर दिया। इसके अलावा बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जैसे सोनिया मल्हार, श्रीलेखा मित्रा जिन्होंने बड़े बड़े एक्ट्रेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए हैं। मोहन लाल जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बाकी फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा बेटर है। इस स्टेटमेंट को कभी कोई अगर सुपरस्टार देता है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को जानता है और इस बात को मानता भी है कि मलयालम इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज्यादा है। इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि बाकी फिल्म इंडस्ट्री से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बेटर है। ये नहीं है कौन सी इंडस्ट्री बेटर है और कौन सी इंडस्ट्री वर्स्ट है। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फीमेल एक्ट्रेस को मिलता है, वो फैसिलिटी फीमेल एक्ट्रेस को मिलती है, मेल एक्टर गेन करता है। अगर फीमेल एक्ट्रेस की इंडस्ट्री में जरूरत ही नहीं है तो वो आउटराइटली ये बोल सकते हैं कि फीमेल की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कोई ज़रूरत नहीं है और एक्टर्स के बदौलत ही इंडस्ट्री चल सकती है। तो यहाँ पर फीमेल्स की कोई एंट्री नहीं है इंडस्ट्री में। अगर फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल को एडमिट किया जाता है या फिर काम दिया जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर उनके रोल की वहाँ मूवी में ज़रूरत है। अगर उस रोल की उस मूवी में ज़रूरत नहीं है, फीमेल एक्टर्स को अपनी मूवीज़ में ऐड ही क्यों करते हो? जब मूवी में एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को ऐड भी करना है, उनको रोल भी देना है, उनसे ग्लैमर कंटेंट भी निकालना है, उनको सेक्सुअली हैरेस भी करना है और साथ ही साथ उनको ये भी कहना है कि फीमेल एक्टर्स तभी सरवाइव कर सकती हैं जो मेल एक्टर्स को सेक्सुअल फेवर्स देंगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट की बातें सामने आई हैं। साल 2018 में बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट के साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत सारे मामले सामने आए और इसमें बहुत से जाने माने नाम भी सामने आए, जैसे कि आलोक नाथ जो एक बहुत ज़्यादा संस्कारी रोल में अक्सर देखे जाते हैं। संस्कारी पिताजी, संस्कारी चाचा जी और संस्कारी बाबूजी ऐसे रोल हैं जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल माने जाते हैं और उन रोल को आलोक नाथ करते हैं। उनके साथ काम करने वाली बहुत सी एक्ट्रेसेस ने ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया है कि आलोक नाथ जब सेट पर मौजूद होते हैं, शॉट देते हैं, उसके बाद जब वो अपने रूम में जाते हैं, आलोक नाथ को ड्रिंक करने की बहुत ज़्यादा आदत है और अल्कोहल के नशे में चूर होकर के आलोक नाथ अपने होश आवास भूल जाते हैं। बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ बदसलूकी करते हैं, उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं। कई एक्ट्रेसेस ने ये भी कहा है कि आलोक नाथ रात के 12 बजे 1 बजे मिडनाइट में उनके दरवाजे पर हर रोज नॉक करते थे और सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते थे। तो यहाँ पर जो एक्टर्स को आप बहुत ज़्यादा संस्कारी और बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड रोल में मूवीज़ में देखते हो, ऐसा नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे हैं। वो सिर्फ वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और क्योंकि वो डिमांड में है और वो अच्छी खासी पोजीशन रखते हैं, इस वजह से उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि आलोक नाथ के इस बिहेवियर को ऑथेंटिकेट करती हैं हिमानी शिवपुरी, जो कि बॉलीवुड की एक बहुत जानी मानी एक्टर हैं। इसके अलावा साजिद खान पर भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए गए। एक्ट्रेसेस और बहुत सी मॉडल्स ने साजिद खान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए। हालांकि पहले तो साजिद खान इसको डिनाई करते रहे, लेकिन उसके बाद साजिद खान ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने ये किया है। इसके बाद साजिद खान अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए बिग बॉस में भी आए। इसके अलावा तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर भी ये इल्ज़ाम लगाए थे। हालांकि नाना पाटेकर ने इन इल्ज़ामों से डिनाई किया है, लेकिन फिर भी मी टू मूवमेंट में नाना पाटेकर का भी नाम आया था। इस मी टू मूवमेंट के बाद बॉलीवुड में भी बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस ने अपने साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और कास्टिंग काउच के बारे में बहुत सी स्टोरीज शेयर की। इनमें से टीवी इंडस्ट्री की भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी
जो आज भी अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट की स्टोरी को शेयर करती हैं, जैसे कि रश्मि देसाई, करिश्मा तन्ना और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो अपने कास्टिंग काउच की स्टोरी को शेयर करते हैं। कहना है कि ये उनसे क्लियरली कह दिया जाता है कि आपको डायरेक्टर के, एक्टर के या प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना हो, आप इस पर्टिकुलर मूवी में, सीरियल में रिटेन करना चाहती हैं तो। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम अंकिता लोखंडे ने भी अपने कास्टिंग काउच की स्टोरी को शेयर किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्ट्रेसेस चाहे वो बॉलीवुड में हो, मॉलीवुड में हो, टीवी इंडस्ट्री में हो, हमेशा ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार बनती रही हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री मानी जाती है। यहाँ पर पे पैरिटी नहीं है, फीमेल्स की जो फीस है वो मेल एक्टर्स से कम होती है, फैसिलिटीज जो है वो मेल एक्टर्स से कम होती है, मेल एक्टर्स से नीचे का दर्जा फीमेल एक्टर्स का माना जाता है। यहाँ पर बहुत से एक्टर्स, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का ये मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा के अंदर जो क्राउड लेकर के आने वाले होते हैं वो एक्टर्स ही होते हैं, मेल एक्टर्स ही होते हैं। फीमेल एक्टर्स उतना ज़्यादा क्राउड को खींच नहीं पाती हैं। जैसे यहाँ पर एक्टर्स ज़्यादा पेड होते हैं इंस्टीड ऑफ फीमेल एक्टर्स के। आपको पब्लिकली आमिर खान ने भी एडमिट किया था कि क्योंकि सिनेमा हॉल में मेल एक्टर्स को देखने ज़्यादा आते हैं, इस वजह से फीमेल का जो पे आउट है वो इंडस्ट्री में मेल एक्टर से कम होता है, उनका दर्जा कम होता है। कि आज के टाइम में बहुत सी फीमेल लीडिंग मूवीज आती हैं और अच्छा बिजनेस भी करती हैं, लेकिन फिर भी इनका नंबर बहुत कम है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि फीमेल लीडिंग मूवीज हम ज़्यादा देख पाए। यहाँ पर पे पैरिटी के साथ साथ फीमेल एक्टर्स को भी वो इक्वल फुटिंग मिले जैसे कि मेल एक्टर्स को मिलती है, और धीरे धीरे ये सेक्सुअल हैरेसमेंट चाहे पूरी तरह से तो नहीं ख़त्म हो, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाए। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जो वर्क प्लेस पे हर वुमेन फेस करती है। वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हर फीमेल को फेस करना पड़ता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में फीमेल अगर है तो हर फीमेल को कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना ही पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये जितने भी मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो इन सारे इंसिडेंट के लिए आगे बढ़कर सामने आएंगे और फीमेल्स के साथ किसी भी तरह का इस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होने के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड या हो या मॉलीवुड, यहाँ पर अगर एक्ट्रेसेस को मोलेस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं तो एक्ट्रेस को फेवर करने वाले भी बहुत से जाने माने नाम मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन विलेंस को आप इनसे छेड़खानी करते हुए, उनका रेप करते हुए या फोर्स करते हुए देखते हो, वो विलेंस रियल लाइफ में ज्यादा जेंटलमैन हैं। इस बात को एक्ट्रेसेस ने एडमिट भी किया है। इंस्टीड ऑफ वो हीरोज जिनको आप एक गॉड फिगर के तरह से पर्दे पर देखते हो और एक आइडियल फिगर बन करके वो पर्दे पर आते हैं, वो उन विलेंस का रोल करने वाले से ज्यादा डार्क कैरेक्टर अपनी रियल लाइफ में लगते हैं। आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे एक्टर, ऐसे मेल एक्टर्स हमेशा अपनी लेडी काउंटर पार्ट के लिए सामने आएंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, और धीरे धीरे ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी खत्म होगा।